सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो बच्चों, आज हम करते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता ऊषा। तो पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। इनकी प्रकाशित जो रचनाएं हैं वे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के अंदर इन्होंने अपनी काव्य रचना की है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान से भी नवाजा गया है। सन 1993 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। ये एक साधारण से परिवार से हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो देहरादून से की। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा गोंडा नामक स्थान से प्राप्त की। इन्होंने बीए और एमए की उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। पहले तो इनकी चित्रकला में रुचि थी और इनको प्रयोगवादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 2 वर्ष तक सुमित्रा नंदन पंत जी के रूपाभ पत्र में भी कार्य किया था। बाद में इनको नई कहानी, नया साहित्य पत्र पत्रिकाओं के संपादक मंडल में इन्होंने अपना काव्य लेखन किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में कोश से इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं और उनसे ये संबंधित रहे हैं। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सर्जन पीठ के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रहे और काव्य संग्रह में इन्हें कि मैं चुका भी हूँ नहीं मैं, काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। इन्हें साहित्य की उत्कृष्टता के लिए कबीर सम्मान के लिए नवाजा गया था। इनको उर्दू और हिंदी का प्रसिद्ध लेखक माना जाता है, प्रसिद्ध कवि माना जाता है। इनको दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी हैं। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की, इंद्रिय और इंद्रियेतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर जी की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। इनको प्रयोगधर्मी कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि ये विभिन्न प्रयोग करते रहते थे। उनकी यह बिंबधर्मिता शब्दों के रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी की मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाता है। क्योंकि उनका चित्रकला में रुझान था, इसलिए वो अपने काव्य के अंदर उनको उकेर देता था। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग ही रहा है। प्रयोगधर्मी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने हैं। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। और जो ये ऊषा जो कविता है, ये सूर्य उदय, जब सूर्य का उदय होता है तो प्रत्येक पल किस तरह से परिवर्तित होता है उसका वर्णन इन्होंने इस कविता के अंदर किया है। जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, यह कविता भी इस का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का किस तरह से वर्णन करता है। वह भोर के आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करना चाहते हैं जो कि गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा है, चाक के रंग से आदर्श रंग मिलते हैं और बच्चों के नन्हे हाथ
यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास है। तो हम देखते हैं कि कविता में किस तरह से इन्होंने वर्णन किया है कि प्रातः का नभ बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। प्रातः का नभ सुबह का आकाश, बहुत नीला शंख जैसे, एक नीले, बहुत ही नीले से शंख की तरह। भोर का नभ यानी सवेरे का जो नभ है, सुबह का जो नभ है, वो नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। नीले रंग के सुबह सुबह का जो आकाश है वो एकदम से इतना नीला सा दिखाई दे रहा है कि ऐसा मन को मोहने वाला नीलिमा से सुशोभित हो रहा है और नीले शंख से की तरह दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नीचे लिख रहा है कि राख से जो सुबह सुबह गांव के अंदर घरों में चूल्हा जो होता है और उसके आसपास का जो जगह होती है चूल्हे के पास की, उसको चौका बोलते हैं। और उसको जब लीपा जाता है तो वो लीपते समय थोड़ा सा गीला, जब तक वो गीला होता है तो नीचे से उसकी कालिमा दिखाई देती है कि राख से लिपा हुआ जो चौका अभी थोड़ा सा गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से कि आकाश जो है वो राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है। सुबह का जो आकाश है वो राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तुलना कर दी आकाश की लिपे हुए चौके के साथ। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हो गया। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और यहाँ पर देखो, काली सिल जरा से लाल केसर से, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है कि जो बहुत काली सिल है, कि काले रंग की जो सिल है, सिल होती है कि शिला, काले रंग की जो सिल है उसके ऊपर लाल रंग का केसर की जैसे धुल गई हो। कि एक हमारे यहाँ या सभी के की जो सिल होती है जिसके ऊपर चटनी वगैरह रगड़ी जाती है, तो कि वो जो सिल है उसके ऊपर लाल रंग की जो चटनी रगड़ी गई है वो ऐसी लग रही है जैसे लाल रंग का केसर, काली शिला के ऊपर लाल रंग का केसर बिखेर दिया गया हो या लाल रंग के केसर से वो धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर स्लेट के ऊपर किसी ने, काले रंग की स्लेट के ऊपर किसी बच्चे ने लाल रंग की बत्ती से या चौक से लिख दिया हो। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। कि जो सुबह का जो आकाश है, कहा है कि भाई कभी तो कि वो लिपे हुए चौके के समान दिख रहा है, कभी काली सिल के समान दिख रहा है, या फिर बच्चे की स्लेट की तरह दिख रहा है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे हिल रही हो। या फिर वो सुबह का जो आकाश है, निकलता हुआ जो सूर्य है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वच्छ और बिल्कुल साफ जल के अंदर कोई गौर वर्ण की नायिका का शरीर झिलमिल कर रहा हो या दिखाई दे रहा हो, कि नहाते हुए शरीर दिखाई दे रहा हो, झिलमिल करता हुआ शरीर दिखाई दे रहा हो। कि नीले रंग का जो आकाश है उसमें जब सूर्य निकल कर आता है तो वो गौर वर्ण के का शरीर जो पानी के अंदर कोई नहा रहा हो और तालाब के अंदर या साफ पानी के अंदर कोई नहा रहा हो, तो उसके शरीर की तरह झिलमिल करता नजर आ रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्य उदय हो रहा हो। और ऐसा लग रहा है जैसे जादू टूट गया है इस उषा का, कि अब जो ये सुबह है इसका सारा, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य का जब उदय होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे जादू टूट गया हो, कि सवेरे का जादू, सुबह का जादू टूट गया हो और सूर्य का उदय हो गया हो। तो कभी तो नीले
रंग के आकाश का वर्णन किया है। नीले रंग का जो आकाश है वो शंख की तरह दिखाई दे रहा है। भोर का जो नभ है वो आकाश है, सुबह का जो आकाश है वो नीले शंख की तरह दिखाई दे रहा है, या फिर लिपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है, या काले रंग की शिला जिसके ऊपर लाल रंग का केसर बिखेर दिया गया हो उसके समान दिखाई दे रहा है, या फिर सुबह का जो आकाश है कि भाई जब सूर्य निकलता है तो उस समय अंधेरे के को चीर कर जब सूर्य आता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू हो रहा था और वो टूट गया हो, कि एकदम से जब फिर सूर्य निकलता है, प्रकाश दिखाई देता है तो उषा का जादू टूट गया हो, जैसे कि उषा ने जो जादू कर रखा था कि भाई वो टूट गया हो। तो इस तरह से जब आकाश के अंदर से सूर्य का उदय होता है उस समय अंधेरे को वो चीर कर आता है तो विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। कभी राख से लिपे चौके के समान, और कभी काली सिल पर जरा से लाल केसर के समान, कि भाई काली सिल के ऊपर लाल केसर बिखेर दिया गया हो, या स्लेट के ऊपर लाल चौक से लिख दिया गया हो, या गौर वर्ण का शरीर झिलमिल करता नजर आ रहा हो। तो इस तरह से नीले रंग की सफेदी रंग की हल्की सी चमक को देखकर कवि को लगा है कि जैसे किसी गृहिणी ने सुबह ही राख का चौका लिपा है या खड़िया स्लेट है। तो इस तरह से उस जादू का वर्णन किया है कि अर्थात कि भाई उज्ज्वलता का जो समावेश इसके अंदर हुआ है वो सूर्य के प्रकट होने पर उषा के जादू के समान वह सौंदर्य समाप्त होता नजर आता है। तो इसमें हम भाषा सरल सहज भावानुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले पैरे में उपमा अलंकार, फिर अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो हर एक की स्लेट पर लाल खड़िया चाक, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य भी कर सकते हैं।